नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, यूजीसी री एग्जाम के दृष्टिकोण से हम आप सभी के सामने प्रैक्टिस सेट लेकर हाजिर हैं। इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपका मनोबल बढ़ेगा और मनोबल बढ़ने के साथ ही स्व मूल्यांकन कर सकेंगे कि हम जो भी तैयारी कर रहे हैं वो किस दिशा में चल रही है और हम इन अभ्यास सत्रों के माध्यम से कितने नए और कितने पुराने प्रश्नों को देख रहे हैं। तो हमारा जो उद्देश्य है कि आप परीक्षा हॉल में जाएं तो इस चैनल पे जितना भी आपने समय व्यतीत किया है वहां पर उसका परिणाम दिखाई पड़े। तो चलते हैं, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए प्रश्नों पर बात करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है यहाँ पर, चेतना लहर न उठेगी, जीवन समुद्र थिरन होगा, संध्या हो स्वर्ग प्रलय की, विच्छेद मिलन फिर होगा। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर पंक्तियां दी गई हैं, आपके दिमाग में जरूर आना चाहिए कि ये पंक्तियां किसकी हैं या फिर किस काव्य संग्रह से है। इसमें अलंकार पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया है उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, मानवीकरण अलंकार। तो देखिए, ये पंक्ति है जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है। आंसू नाम का जो काव्य संग्रह है उसी से इस पंक्ति को उठाया गया है और इस प्रश्न का जो सही जवाब है ऑप्शन बी है, रूपक अलंकार इन पंक्तियों में है। तो आगे अलंकार के दृष्टिकोण से भी ध्यान में रखिए और किसकी पंक्तियां हैं वो आप समझ गए होंगे। चेतना लहर न उठेगी, जीवन समुद्र थीरन होगा। देखिए, रूपक के भी कई तरीके के रूप होते हैं रूपक अलंकार के। उसमें एक अलंकार है परंपरित अलंकार, जो कि परंपरित रूपक नाम दिया जा सकता है इसको, जिसमें आप देखेंगे कि कारण और कार्य के आधार पर जो चीजें निर्मित होती हैं वहां पर रूपक अलंकार, परंपरित रूपक अलंकार होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लिखा गया है कि चेतना लहर न उठेगी, जीवन समुद्र थिरन होगा। अगर लहर ही नहीं उठेगी तो समुद्र में स्थिरता आ जाएगी, वो स्थिर रहेगा। संध्या हो स्वर्ग प्रलय की, विच्छेद मिलन फिर होगा। तो ये पंक्तियां रही जयशंकर प्रसाद की आंसू काव्य संग्रह के माध्यम से। इनमें अलंकार कौन सा है? रूपक अलंकार है। आगे के लिए जरूर ध्यान में रखिए। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर पूछा गया, एक नार दो को ले बैठी, टेढ़ी होके बिल में बैठी, जिसके बैठे उसे सुहाए, खुसरो उसके बलबल जाए। उपयुक्त पहेली का सही संकेतार्थ होगा। यानी कि यहाँ पर पहले ही बता दिया गया है कि ये पहेली है और किसकी पहेली है, प्रश्न में ही इसका आंसर छिपा हुआ है कि खुसरो की ये पहेली है। अब हमें बताना है कि जो भी पंक्तियां यूज की गई हैं उनका अर्थ क्या है, किस अर्थ में हम इस पहेली को बूझें। पहले के लिए एक शब्द आता है बूझना शब्द, ठीक है। वैसे भोजपुरी में आप देखेंगे कि किसी भी चीज को समझने के लिए बूझने शब्द का प्रयोग किया जाता है कि इस चीज को आप बूझ रहे हैं कि नहीं, समझ रहे हैं कि नहीं। तो खास तौर से पहेली और बूझना दोनों एक दूसरे के साथ चलने वाले शब्द हैं। ऑप्शन दिया गया है दिया बत्ती, आकाश, दर्पण, पायजामा। एक नार दो को ले बैठी, टेढ़ी होके बिल में बैठी, जिसके बैठे उसे सुहाए, खुसरो उसके बलबल जाए। तो इसका जो संकेतार्थ है इस पहेली का, वो सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, पायजामा। ठीक है, जिसको कि हम पाजामा शब्द भी बोलते हैं। और अगर आप लोगों के लिए मैं होमवर्क दूं तो ये शब्द किस भाषा से लिया गया है, अगर इसको आप कमेंट करके बताएंगे तो अच्छा लगेगा। क्योंकि यहाँ पर नहीं सिर्फ हम अभ्यास करते हैं बल्कि हमारे जो गंभीर विद्यार्थी हैं उनके कमेंट्स भी काफी सार्थक होते हैं और परीक्षोपयोगी होते हैं। ठीक है, हमने तो देख लिया कि इन पंक्तियों का अर्थ पाजामा है और जब आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ पढ़ेंगे तो वहां पर भी इस उदाहरण को देख पाएंगे। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है थोड़ा सा टेक्निकल प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सही कथन चुनिए। पाश्चात्य दृष्टि काव्य में आनंदवाद की प्रतिष्ठा कराती है। भारतीय दृष्टि काव्य चर्चा कवि कर्म के रूप में न कर सिद्धांत निरूपण के रूप में करती है। भारतीय काव्य शास्त्र की मूल प्रकृति व्यावहारिक आलोचना में है। भारतीय काव्य शास्त्र का संबंध नाट्य तथा काव्य के समग्र स्वरूप से है। सही विकल्प का हमें चयन करना है। विकल्पों में आप देख रहे हैं कहीं पर 3 विकल्प सही बताए जा रहे हैं, कहीं पर 2 विकल्प सही बताए जा रहे हैं। और जो प्रश्न निर्मित किया गया है वो पाश्चात्य काव्य शास्त्र और भारतीय काव्य शास्त्र को ध्यान में रखते हुए निर्मित किया गया है। अब हमें बताना है कि जो कथन दिया गया है इसमें से कौन सी बात सही है और कौन सी बात गलत है। हम इस प्रश्न को तभी समझ पाएंगे जब सब्जेक्टिव तौर पर हम किताबों को पढ़े रहेंगे। आप चाहें कि
वन लाइनर किताबों को पढ़कर हम इस प्रश्न को हल कर पाए तो थोड़ा सा यहाँ पर मुश्किल होगी, ज्यादती हो सकती है। देखिए बात कही गई कि पाश्चात्य दृष्टि काव्य में आनंदवाद की प्रतिष्ठा कराती है। जैसे आप अरस्तु पढ़ेंगे, प्लेटो पढ़ेंगे, लॉन्जाइनस पढ़ेंगे, वहां पर भी आनंदवाद की बात की गई है। तो इसके माध्यम से जो इसका यहाँ पर सही जवाब हो रहा है कि जो ऑप्शन 1 है वो तो सही है कि पाश्चात्य दृष्टि काव्य में आनंदवाद की प्रतिष्ठा कराती है। दूसरी बात यहाँ पर कही गई कि भारतीय दृष्टि काव्य चर्चा कवि कर्म के रूप में न कर सिद्धांत निरूपण के रूप में करती है। तो यहाँ पर देखिए, जब भी आप भारतीय काव्य शास्त्र पढ़ेंगे उसमें कवि कर्म को लेकर, जैसे काव्य प्रयोजन को लेकर आप पढ़ेंगे तो इसमें कहीं ना कहीं कवि कर्म को ही शामिल किया गया है। तो इसमें दोनों बातें हैं, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि केवल सिद्धांत निरूपण के रूप में करती है। इस तरीके से कथन क्या हो गया, गलत हो गया। कहा गया कि भारतीय काव्य शास्त्र की मूल प्रकृति व्यवहारिक आलोचना में, सैद्धांतिक आलोचना में इसकी मूल प्रकृति रही अगर भारतीय काव्य शास्त्र की देखें। इसीलिए हम पढ़ते हैं कि फला फला आचार्यों के सिद्धांत, ठीक है। व्यवहारिक आलोचना बाद में हिंदी आलोचना जब आई तब से इसकी शुरुआत हुई है। तो ये भी ऑप्शन यहाँ पर गलत हो गया। और कहा गया आखिर में कि भारतीय काव्य शास्त्र का संबंध नाट्य तथा काव्य के समग्र स्वरूप से है। तो ये कथन यहाँ पर सही हो रहा है। इस तरीके से जो विकल्प यहाँ पर हमें दिखाई पड़ रहा है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, 1 और 4। प्रिय विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से प्रश्नों को पढ़ना है और उनका उत्तर देना है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो भी विद्यार्थी का एक क्वेश्चन पेपर है उन्होंने ए आंसर दिया हुआ है। मैं उनको थैंक्सफुल कहूंगा कि उन्होंने मुझे व्हाट्सएप में अपना एक पेपर भेजा है। और आप देखेंगे पेपर पूरा टेढ़ा मेढ़ा, आप देखेंगे इस तरीके से तो आपको लगेगा कि क्या यहाँ पर बात हो रही है, लेकिन हमें कंटेंट पर ध्यान देना है। हमें किसी के रूप या फिर उसके स्वरूप पर नहीं जाना है, उसका जो अंदर का गुण है उसको ध्यान में रखते हुए श्रद्धा रखना है, ठीक है। श्रद्धा भावना से ही इस चैनल को आपको फॉलो भी करना है और अच्छा करके अपने जीवन में सफलता पाना है। देखिए यहाँ पर 1 और 4 दोनों सही हो गया। और क्यों सही हो रहा है चौथा, कहा गया कि भारतीय काव्य शास्त्र का संबंध नाट्य और काव्य के समग्र स्वरूप से है। जैसा कि आप जानते हैं कि पहला ही जो ग्रंथ है नाट्य शास्त्र, इसमें नाम भले इसका नाट्य शास्त्र है लेकिन आप पढ़ेंगे तो उसमें काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु, काव्य दोष, इन सभी चीजों के बारे में बात की गई है। साथ में नाटक के बारे में भी बात है और रस का तो पूरा सिद्धांत ही स्थापित किया गया। तो इस तरीके से इसका सही जवाब क्या हो गया, ऑप्शन डी हो गया। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है उसी टाइप का कुछ टेढ़ा प्रश्न यहाँ पर पूछा गया कि निम्न से सत्य कथन चुनिए। 5 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से 3 ऑप्शन सही है कोई, ठीक है। इस विकल्प में आप देख रहे हैं कि बराबर दिया गया है, कोई 3 ऑप्शन सही है। अब कौन वो सही है हम उसको बताएंगे। कथन दिया गया कि प्राकृत भाषाएं संस्कृत शब्दों के मध्यवर्ती व्यंजनों का सघोष उच्चारण करती हैं। पैशाची प्राकृत कश्मीर में बोली जाती थी। द्रविड़ भाषाओं में ब्रज, अवधि आदि की अपेक्षा अड़ का व्यवहार अधिक होता है। प्राकृत में महाप्राणता की रक्षा की प्रकृति पाई जाती है। प्राकृतों में संस्कृत के संयुक्त स्वरों ऐ औ की लोप प्रकृति नहीं पाई जाती है। अब इसमें से हमें बताना है कि कौन 3 ऑप्शन जो है वो सही है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो विकल्प दिया गया है पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों ऑप्शन क्या है यहाँ पर सही है। प्राकृत भाषाएं संस्कृत शब्दों के मध्यवर्ती व्यंजनों का सघोष उच्चारण करती हैं। हमने इस चैनल पर सघोष, अघोष, महाप्राण, अल्प प्राण जैसे ध्वनियों के बारे में चर्चा की हुई है। आपने देखा भी होगा, नहीं देखा होगा तो दोबारा आप समय निकालकर जरूर देखिए। जैसे ही मैंने सघोष कहा आपके मन में तुरंत आ जाना चाहिए कि ये कौन कौन से वर्ण हो सकते हैं। अघोष कहा तो तुरंत आपके मन में आ जाना चाहिए कि वो कौन कौन से वर्ण हो सकते हैं। अल्प प्राण कहा, इसके बहाने आपका रिवीजन भी हो रहा है तो आपके मन में आ जाना चाहिए कि वो कौन कौन से हो सकते हैं। महाप्राण कहा तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि वो कौन कौन से होगा। हमने सूत्र के रूप में भी बताया है और बातों ही बातों में हमने पूरा लिख भी दिया। जो सचेत विद्यार्थी होंगे वो अपने नोटबुक पर लिख लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, सघोष का उच्चारण हो जाता है, यानी तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड आ जाता है। पैशाची प्राकृत कश्मीर में बोली जाती थी, ये बात सही है। यहाँ पर कहा गया कि द्रविड़ भाषाओं में ब्रज, अवधि आदि की अपेक्षा अण का व्यवहार अधिक होता है। द्रविड़ भाषाओं में मात्र मैंने एक शब्द सीखा जब मैं जेएनयू का विद्यार्थी था और हमारे साथ तमिल के विद्यार्थी पढ़ते थे तो हमने पढ़ा वड़क्यम, जिसको कि नमस्कार प्रणाम के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है।
तो अड़ का व्यवहार अधिक होता है। ये तीनों कथन यहाँ पर क्या हो गए, सही हो गए। और जो चौथा पांचवा ऑप्शन है वो गलत है। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब हो रहा है ऑप्शन डी हो रहा है, 1, 2 और 3। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, जिससे कि आपके कहानी का मूल्यांकन हो पाएगा कि आपने कहानियों को कितनी गंभीरता से पढ़ा। प्रश्न पूछा गया, इसी भीड़ में एक खूबसूरत भोला भाला लड़का एक छड़ी पर सवार होकर अपने पैरों पर उछल उछल फर्जी घोड़ा दौड़ रहा था और अपनी सादगी की दुनिया में ऐसे मगन था जैसे वह इस वक्त सचमुच किसी अरबी घोड़े का सहसवार है। उपरोक्त कथन किस कहानी का है? जिस भी विद्यार्थी ने इस क्वेश्चन पेपर को भेजा है और उसने यहाँ पर ईदगाह लिख दिया, लेकिन इसका सही जवाब ईदगाह नहीं है। ऑप्शन दिया गया है दुनिया का सबसे अनमोल रतन, ईदगाह, लाल पान की बेगम, अमृतसर आ गया है। सही जवाब है ऑप्शन ए, दुनिया का सबसे अनमोल रतन, जो कि प्रेमचंद की कहानी है। दिलफगार और दिलफरेब की प्रेम की कहानी आपने अच्छे से पढ़ी होगी, हमने भी इस पे पहले डिस्कशन किया हुआ है। तो आपका दिमाग दौड़ गया होगा कि जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन परीक्षा हॉल में क्वेश्चन पेपर हल करना और एक कमरे में, बंद कमरे में क्वेश्चन पेपर हल करना अलग अलग अनुभव को देता है। तो यहाँ पर देखिए, जो भी विद्यार्थी ने भोला भाला लड़का को देखकर ईदगाह लगा दिया और उछल कूद, अरबी घोड़े से अश्वार सब देखकर ईदगाह लगा दिया, और तमाम जगहों पर आप देखेंगे कि इसका आंसर लोग ईदगाह ही बताते हैं, लेकिन आपके पास पुस्तक होगी, कहानी होगी, आप उसमें खोजिएगा। हमने तो जितने भी प्रश्नों का आंसर आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, सबको हल किया है बैठकर। जितना मेहनत वीडियो बनाने में आपके सामने प्रस्तुति देने में लगती है, उसका दूना तीना मेहनत इन प्रश्नों के सही उत्तर को, क्योंकि आप लोग विश्वास करके यहाँ पर जुड़े हुए हैं और चाहते हैं कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन आए तो वहां पर आप लीड कर लें कि इस भीड़ में एक खूबसूरत भोला भाला लड़का एक छड़ी पर सवार होकर किस कहानी का अंश है? दुनिया का सबसे अनमोल रतन, जो कि प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानी। ठीक है, इसी तरीके से आपको हल करना है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, पूछा गया कि मानव की रचना है और मूल्य रचना ही उसका मानवत्व है। कथन किसका है? ऑप्शन दिया गया है प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अज्ञेय, रामचंद्र शुक्ल। कोटेशन पे आप ध्यान दीजिए, कथन पर ध्यान दीजिए कि मूल्य मानव की रचना है और मूल्य रचना ही उसका मानवत्व है, यानी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किसका कथन है? सही जवाब आपके दिमाग में आना शुरू हो गया होगा, ये सवाल आपके लिए नया है। सही जवाब है ऑप्शन सी, अज्ञेय द्वारा कहा गया कथन है कि मूल्य मानव की रचना है और मूल्य रचना ही उसका मानवत्व है। जैसा कि आप जानते हैं कि अज्ञेय को आप कवि के तौर पर देखते हैं, लेकिन अज्ञेय कवि के साथ साथ आलोचक भी थे। उनकी आलोचना दृष्टि भी काफी महत्वपूर्ण रही है, खासतौर से अज्ञेय और मुक्तिबोध की। और संयोग से जिस अध्यापक से आप पढ़ रहे हैं, उन्होंने इन दोनों आलोचकों का तुलनात्मक अध्ययन किया हुआ है। आगे आप लोग जुड़े रहेंगे तो हो सकता है कि मेरी पुस्तक भी दिखाई दे आपके सामने, या फिर अज्ञेय और मुक्तिबोध की आलोचना दृष्टि को लेकर हम कुछ नया आपके सामने प्रस्तुत करें, जिससे कि आपको लगे कि हाँ, हम सही जगह पर जुड़े हुए हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस कोटेशन को बिल्कुल आप ध्यान में रखिए कि मूल्य मानव की रचना है और मूल्य रचना ही उसका मानवत्व है। किसने कहा था? अज्ञेय ने कहा था। अगला प्रश्न यहाँ पर, निराला हिंदी काव्य के वसंत के अग्रदूत थे, कथन किसका है? ऑप्शन दिया गया नंदुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा, दूधनाथ सिंह, अज्ञेय। तो निराला हिंदी काव्य के वसंत के अग्रदूत थे, यह भी कथन आपके लिए नया हो सकता है, इसको आप अपने कॉपी पर जरूर नोट करिए। इसका जो सही जवाब है, आप बिल्कुल दिमाग दौड़ा रहे होंगे कि आखिरकार क्या होगा इसका सही जवाब। इसका भी सही जवाब है ऑप्शन डी। अज्ञेय ने इस बात को कहा कि निराला हिंदी काव्य के वसंत के अग्रदूत थे। ठीक है, इस कथन को भी ध्यान में रखिए, आपको अज्ञेय के कुछ और कथन यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। अगला प्रश्न है कि जिन्होंने शब्द को नया कुछ नहीं दिया है, वे लीक पीटने वाले से अधिक कुछ नहीं है, भले ही जो लीक वे पीट रहे हैं वह अधिक पुरानी न हो। कथन किसका है? ऑप्शन दिया गया केदारनाथ सिंह, मुक्तिबोध, नागार्जुन, अज्ञेय। ठीक है, तो शब्द को नया कुछ नहीं दिया है, वे लीक पीटने वाले से अधिक कुछ नहीं है, भले ही जो लीक वे पीट रहे हैं वह अधिक पुरानी न हो। ये उपमान मैले हो गए हैं। ठीक है, और देवताओं ने इन प्रतीकों का कूच कर दिया है, इस तरीके से कविता उन्होंने लिखा है। ठीक है ना? तो किसका ये कथन हो सकता है? आप तुरंत वहां तक पहुंच गए होंगे क्योंकि हमने संकेत दे दिया। सही जवाब है ऑप्शन डी, अज्ञेय का कथन है। अज्ञेय का ये कथन है कि जिन्होंने
शब्द को नया कुछ नहीं दिया है, वे लीक पीटने वाले से अधिक कुछ नहीं है। किसका कथन है? ये भी अज्ञेय का है। अगला प्रश्न है, कविता ही कवि का परम वक्तव्य है, कथन किस कवि का है? अज्ञेय, धूमिल, शमशेर, मुक्तिबोध। कविता ही कवि का परम वक्तव्य है, किसका कथन है? आपका दिमाग दौड़ना शुरू कर दिया होगा। जी बिल्कुल, इसका भी सही जवाब है ऑप्शन ए, अज्ञेय का है। अब आप परेशान हो गए होंगे कि आखिरकार एक पेपर में लगातार अज्ञेय से ही संबंधित प्रश्न आ जाएं। बहुत कम विद्यार्थी होंगे जो कि मानकर चलें कि हाँ इन्होंने अज्ञेय ने इस बात को कहा, अज्ञेय ने कहा। जब तक आप क्लियरिटी के साथ नहीं जानेंगे आपको लगेगा कि नहीं, लगातार एक ही ऑप्शन थोड़े सही होगा या फिर एक ही व्यक्ति का नाम थोड़े आएगा उत्तर के तौर पर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लगातार जिसने भी पेपर बनाया है वो बहुत ही बड़ा अज्ञेय भक्त है। इस चीज को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। लेकिन चूंकि हमें परीक्षाओं में जाना है और ये प्रश्न खुदा न खास्ता कहीं रिवाइज कर गए तो हमारे जो गंभीर विद्यार्थी जुड़े हुए हैं वो लीड बना लेंगे, और परीक्षाओं में लीड का कितना महत्व होता है आपसे अच्छा कोई नहीं जानता है। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया, चिंतन प्रसाद ने अधिक किया है, काव्य निराला का श्रेष्ठ है, शब्द का ज्ञान पंत का सबसे सूक्ष्म है, कथन किसका है? ऑप्शन दिया गया, आचार्य नंदुलारे वाजपेयी, अज्ञेय, मुक्तिबोध, रामविलास शर्मा। ठीक है, तो ये कथन किसका है? ये भी कथन है ऑप्शन बी सही जवाब है, अज्ञेय का। तो लगातार अज्ञेय से आ रहा है और मुझे लग रहा है कि इस वीडियो का नाम हमें आलोचक अज्ञेय दे देना चाहिए। आपको अब आभास होने लगा होगा कि अज्ञेय न सिर्फ कविताएं लिखते थे बल्कि आलोचना में भी उनका बड़ा रोल रहा है। इसके पहले भी हमने प्रैक्टिस सेट में देखा कि प्रसाद पढ़ाए जाएंगे, निराला पढ़े जाएंगे, पंत से सीखा जाएगा, इस तरीके से कथन आया हुआ था। वो भी किसका था? अज्ञेय का ही था। तो प्रिय विद्यार्थियों, अज्ञेय के कथनों को आप एक जगह जरूर नोट कीजिए, आगे मैं विशेष तौर पर इस पे बात करूंगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, छायावादी मनोदशा वास्तविक जीवन का प्रतिनिधित्व तो नहीं करती, वह जीवन जो जिया जाता है उसकी करुणा वास्तविक करुणा नहीं है, कथन किसका है? ऑप्शन दिया गया, मुक्तिबोध, अज्ञेय, विजय देवनारायण साई, लक्ष्मीकांत वर्मा। अब यहाँ पर अज्ञेय का नाम दिया गया है, तो क्या इसका सही जवाब अज्ञेय होगा? बिल्कुल नहीं। इसका सही जवाब एक बार फिर से मेरे पीएचडी टॉपिक से आ गया, ऑप्शन सही जवाब है मुक्तिबोध का। यानी कि जो भी पेपर बनाया है वो कहीं न कहीं अज्ञेय और मुक्तिबोध को काफी गंभीरता से पढ़ा है, और यही ट्रिक्स कई बार एग्जाम में पेपर को कठिन कर देती हैं या फिर आसान कर देती हैं। देखिए यहाँ पर कहा गया कि छायावादी मनोदशा वास्तविक जीवन का प्रतिनिधित्व तो नहीं करती, वह जीवन जो जिया जाता है उसकी करुणा वास्तविक करुणा नहीं है। यानी कि जब आप छायावादी कवियों को देखेंगे तो इसमें प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी वर्मा अपने निजी जीवन को अभिव्यक्त करते हुए इसमें करुणा का प्रयोग किया हुआ है, जिसको मुक्तिबोध वास्तविक नहीं मानते। उनका यह कहना है कि ये केवल कविता लिखने के लिए इस दशा का या फिर रस का प्रयोग किया गया है। ठीक है, मुक्तिबोध रचनावली में जब इनके आलोचनात्मक दृष्टिकोण को पढ़ेंगे तो वहां पर प्रसाद पर भी लिखा है उन्होंने, निराला पर लिखा है, महादेवी वर्मा पर लिखा है, पंत पे, सब पे लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो सही जवाब है ऑप्शन ए, मुक्तिबोध। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया कि यदि भाषा कवि अनुभव और ज्ञान का साधन है तो कविता की भाषा का विश्लेषण करके उसके अनुभव की शक्ति को भी मापा जा सकता है, कथन किसका है? ऑप्शन दिया गया, राम स्वरूप चतुर्वेदी, नामवर सिंह, मलयज, विजय देवनारायण शाही। तो हमें बताना है कि ये किसका कथन है कि यदि भाषा कवि अनुभव और ज्ञान का साधन है तो कविता की भाषा का विश्लेषण करके उसके अनुभव की शक्ति को भी मापा जा सकता है। यानी कि यहाँ पर आलोचक का भी दायित्व तो दिखाया गया है। तो इसका जो सही जवाब यहाँ पर हो रहा है ऑप्शन बी है, नामवर सिंह का यह कथन है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, रूपवाद का उत्तर स्थूल समाज शास्त्र नहीं बल्कि विषय वस्तु और रूप विधान के द्वंद्वात्मक संबंधों की सारी जानकारी पर आधारित सच्ची मार्क्सवादी आलोचना ही हो सकती है, कथन किसका है? ऑप्शन दिया गया, नामवर सिंह, मुक्तिबोध, रामविलास शर्मा, नेमीचंद जैन। तो यहां पर आप देख रहे हैं जितने भी नाम दिए गए ऑप्शंस में वो सभी कहीं ना कहीं मार्क्सवादी आलोचक के तौर पर जाने जाते हैं। मुझे इसलिए बताना पड़ रहा है कि आप वैसे प्रश्नों को सही कर पाएंगे जहां पर लिखा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी नहीं है या फिर है। ठीक है, तो इन लोगों का नाम आप अपने दिमाग में रखें। सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, नामवर सिंह का। ठीक है, यह कथन किसका है?
नामवर सिंह के ऊपर एक आरोप भी लगाया जाता है कि वो रूपवादी आलोचक थे। खासतौर से आप वो किताब पढ़ेंगे, कविता के नए प्रतिमान, ठीक है, तो उसमें जो इन्होंने मुक्तिबोध का मूल्यांकन किया हुआ है या फिर अलग अलग मूल्यांकन किया है, उसमें कहा गया कि ये रूपवादी, कविता के नए प्रतिमान नाम की जो पुस्तक है, ठीक है। नई कविता के प्रतिमान अलग आलोचक की पुस्तक है और कविता के नए प्रतिमान वो नामवर सिंह की है। ये अंतर भी आप ध्यान में रखिए, कई बार सवाल पूछ लिया जाता है सुमेलित वाले में। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है, कवियों की अनुभूतियों और कवि के ज्ञान जीवन के तपस्या कुंज से आते हैं, तपस्या कुंज से आते हैं, कविता और कुछ नहीं होकर कवि की आत्मा का प्रस्वेद होती है, कथन का संबंध किससे है? ऑप्शन दिया गया आचार्य शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत। यहाँ पर बताया गया कि कवि की अनुभूतियों और कवि के ज्ञान जीवन के तपस्या कुंज से आते हैं, यानी कि जीवन में जो भी तपस्या करता हूं वहीं से उसकी अनुभूति और उसका ज्ञान आता है। और कविता और कुछ नहीं होकर कवि की आत्मा का प्रस्वेद है, प्रस्वेद मतलब पसीना एक तरीके से है, जो उसने तपस्या किया है। आप लोगों ने कभी पूजा पाठ के आसपास में बैठा है जहां पर हवन किया जाता है? वो बड़ा ही मुश्किल दौर होता है, गर्मी लगती है और एक तरीके से पसीना भी आता है, आप लोगों ने जरूर महसूस किया होगा। ये कथन किसका है? सही जवाब है ऑप्शन सी, इसका सही जवाब है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर का यह कथन है। अगला प्रश्न है, पूछा गया कि काव्य में अर्थ ग्रहण मात्र से काम नहीं चलता, बिंब ग्रहण अपेक्षित होता है। यह बिंब ग्रहण निर्दिष्ट गोचर और मूर्त विषय ही हो सकते हैं, कथन किसका है? ऑप्शन दिया गया केदारनाथ सिंह, रामचंद्र शुक्ल, नामवर सिंह, बच्चन सिंह। इसमें से ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि 3 ऑप्शन में सिंह आलोचक लगे हुए हैं, एक में शुक्ल है, तो आपको लगेगा कि चलते हैं इस बार हम शुक्ल जी पे ही ट्राई करते हैं। और बिल्कुल इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। और कहां से लिया गया है? कविता क्या है निबंध से। आप लोगों ने इस निबंध को पढ़ा भी होगा और इस चैनल पर सारी चीजें मौजूद हैं, बस आपको इस चैनल पर विश्वास करना है। प्रिय विद्यार्थियों, विश्वास ही तो है जो आपको आगे बढ़ा सकता है। बाकी यहाँ पर आपको किसी तरीके का मसाला नहीं मिलेगा, किसी तरीके का मनोरंजन नहीं मिलेगा, टू दी पॉइंट सटीक बातें करने की कोशिश की जाती है और पूरा समझाने का प्रयास किया जाता है। अगर वीडियोज लंबी हो तो धैर्य रखकर जरूर देखिए, आपको यही धैर्य आगे सफलता तक पहुंचाएगा। तो किसका कथन हो गया? काव्य में अर्थ ग्रहण मात्र से काम नहीं चलता, बिंब ग्रहण अपेक्षित होता है। यह कथन इतना दूर भी पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान में रखिए रामचंद्र शुक्ल का कथन है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, अर्थ सौरम्य ही कविता का प्राण है, जिस पद्य में अर्थ का चमत्कार नहीं वह कविता नहीं, काव्य के संदर्भ में यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, गुलाब राय, जयशंकर प्रसाद। तो ये कथन किसका है आपके दिमाग में जरूर आ रहा होगा। सही जवाब है ऑप्शन बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी का ये कथन है कि अर्थ सौरम्य ही कविता का प्राण है, जिस पद्य में अर्थ का चमत्कार नहीं वह कविता नहीं है। कथन किसका हो गया? महावीर प्रसाद द्विवेदी का। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, अष्टछाप के कवियों से रिलेटेड सवाल पूछा जा रहा है। अष्टछाप के अंतिम 4 कवियों का सही क्रम क्या है? गोवर्धन दास, नंददास, चित्त स्वामी, चतुर्भुज दास। तो यहाँ पर देखिए गोवर्धन दास नाम का तो कोई नहीं है, गीत यहाँ पर गोविंद स्वामी नाम का जरूर है, लेकिन गोवर्धन दास लिख दिया गया है, ठीक है। देखिए अष्टछाप कवियों के बारे में हमने आप सभी को एक सूत्र बताया, बल्भाचार्य, ठीक है। बल्भाचार्य के शिष्यों में कौन था? कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। और यहाँ पर विठल नाथ के शिष्यों में कौन था? GNCC, मैंने बताया हुआ था आप लोगों को, गोविंद स्वामी, नंददास, छीत स्वामी और चतुर्भुज दास, इस तरीके से है। तो यहाँ पर देखिए आपको बताना है कि आखिरकार इसका सही जवाब क्या हो सकता है। 4 कवियों का नाम दिया गया है, शिष्यों का नाम बल्कि मैं कहूं तो, और चारों का ऑप्शंस में हमें बताना है कि आखिरकार क्या होगा। आप अपना दिमाग लगाइए। सही जवाब हो गया ऑप्शन, उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता था। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह इत्यादि का नाम दिया गया है। और आपके दिमाग में आना शुरू कर दिया होगा कि हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में इस कथन को कहीं ना कहीं पढ़ा है। कहीं नहीं पढ़ा होगा तो इस चैनल पे हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में जो MCQ कराए हुए हैं वहां पर सवाल जरूर देखे होंगे। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है यहाँ पर।
ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है यहाँ पूछा गया कि बच्चन सिंह के हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में आदिकाल को किस नाम से वर्णित किया गया। तो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास पर भी इस चैनल पर पूरा मैटर आपको मिल जाएगा, पूरी किताब का हमने जिस्ट रख दिया है, बस आपको समय निकाल पढ़ने की जरूरत है। यहाँ पर देखिए बच्चन सिंह आदिकाल को क्या कहते हैं, अक्सर सवाल पूछा जाता था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं, राहुल कृत्यायन क्या कहते हैं, इस टाइप से यहाँ पर बच्चन सिंह के हवाले से पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया है आदिकाल, प्रारंभिक काल, अपभ्रंश काल, वीर गाथा काल। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। बच्चन सिंह ने आदिकाल को अपभ्रंश काल कहा है। जहां पर आप देखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर रस से युक्त प्रवृत्तियों को आधार पर ध्यान में रखते हुए वीर गाथा काल कहा, वहीं भाषा के दृष्टिकोण से अपभ्रंश काल नाम दिया बच्चन सिंह ने। तो इस तरीके से इसका सही जवाब क्या हो सकता है, होगा मतलब अपभ्रंश काल। आगे के लिए जरूर ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है यहाँ पर पूछा गया कि निम्नलिखित सिद्धांतों और चिंतकों को सुमेलित कीजिए। अनुमितिवाद, उत्पत्तिवाद, साधारणीकरण, अभिव्यक्तिवाद। सिद्धांत दिए गए हैं और चिंतकों का नाम है अभिनव गुप्त, भट्ट नायक, आचार्य शंकुक, भट्ट लोलट, भरत मुनि। देखिए ये सब प्रश्न लगभग परीक्षाओं में पूछे जाते रहे। आप कोई भी एग्जाम देने जाइए, बिना इन सब के प्रश्न आए हुए वो परीक्षा पूरी ही नहीं हो सकती है। कुछ विद्यार्थियों ने कहा कि सर आपने कहा था कि 500 प्रश्नों को हम बताएंगे जो कि प्राय घुमा फिरा कर आते हैं। मैं समय आएगा तो जरूर मैं बताऊंगा, लेकिन मैं अगर संकेत करता हूं तो उसको जरूर ध्यान में रखिए कि हाँ एग्जाम के पहले इनको जरूर ध्यान में जाना है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ बातों ही बातों में हमारे बहुत सारे विद्यार्थी सही उत्तर तक पहुंच गए होंगे। ठीक है, सबसे पहले हम मिलाते हैं कि जो उत्पत्तिवाद है वो किसका हो गया, भट्ट लोलट का हो गया। ए बी का हो गया, आपका बी का हो रहा है 4। ठीक है, तो हम देख लेते हैं बी का 4, ऑप्शन ए ही इसका क्या हो गया, यहाँ पर सही जवाब हो रहा है। यानी कि अनुमितिवाद किसका हो गया, अनुमितिवाद आपका हो गया शंकुक का। साधारणीकरण जिसके माने जाते हैं वो होंगे भट्ट नायक यहाँ पर। और अभिव्यक्तिवाद किसने दे दिया, अभिनव गुप्त ने दिया। और इन सभी को देने का जो मेन यहाँ पर जनक कहें या फिर आधार कहें वो भरत मुनि। अगर भरत मुनि ने रस सूत्र नहीं दिया होता तो शायद ये सारी चीजें आती। तो भरत मुनि का नाम देखिए आपको बहकाने के लिए, भुलवाने के लिए यहाँ पर दिया गया था, आप भूले नहीं। सही जवाब क्या हो गया, ऑप्शन ए मैंने पहले ही बता दिया है, और जिस बच्चे का ये पेपर है उन्होंने भी यहाँ पर सही किया है। अगला प्रश्न है व्हील्स ऑफ हिस्ट्री पुस्तक के रचनाकार है गांधी, अंबेडकर, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया। यानी कि यूनिट जो 4 है वैचारिक पृष्ठभूमि, वहां से सवाल पूछ लिया गया है। सही जवाब है ऑप्शन डी, राम मनोहर लोहिया की पुस्तक का नाम है व्हील्स ऑफ हिस्ट्री। अगला प्रश्न है व्यक्तित्व के प्रकारों का सिद्धांत किसका है, फ्रायड, एडलर, इलाचंद जोशी, जुंग। आप देख रहे हैं कि विकल्पों में सिर्फ एक ऐसा विकल्प है जो कि हिंदी साहित्य से जुड़ा हुआ है, बाकी सभी यूरोप से हैं। इसका जो सही जवाब है व्यक्तित्व के प्रकारों का जो सिद्धांत दिया है वो जुंग ने दिया है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि भारत भारती को कितने खंडों में बांटा गया है। ऑप्शन दिया गया 1 2 3 4। भारत भारती को कितने खंडों में बांटा गया है। भारत भारती पर हमने एक वीडियो बनाई हुई शॉर्ट्स नोट्स करके, और उसमें कम समय में बिना पढ़े हुए भी भारत भारती को आप कैसे कवर कर सकते हैं उसके बारे में हमने चर्चा की है। हमारे पुराने विद्यार्थी जरूर देखे होंगे, नए से मैं अपेक्षा कर सकता हूं कि वो समय निकाल कर जरूर देखें। आप बार बार मैं समय बोलता हूं क्योंकि मुझे समय का पता है, आप लोगों के पास समय बहुत कम है। अब भारत भारती कितने खंडों में है, इसका सही जवाब यहाँ पर हो गया ऑप्शन सी, 3 खंडों में है। कौन कौन, प्राचीन, ठीक है, वर्तमान और फिर भविष्य, इस तरीके से उसका सब बांटा गया है। ठीक है ना, तो 3 खंडों में है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है बीन भी हूं मैं तुम्हारी रागनी भी हूं कविता या फिर गीत किस काव्य संग्रह से संग्रहित है। बीन भी हूं मैं तुम्हारी रागनी भी हूं, तुरंत आपके दिमाग में आ गया होगा कि ये महादेवी वर्मा का है। और किस काव्य संग्रह से ये पंक्तियां ली गई हैं, ऑप्शन दिया गया है सांद गीत, नीरजा, दीपशिखा, निहार। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब हो रहा है ऑप्शन बी, नीरजा काव्य संग्रह में ये पंक्तियां संकलित की गई। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है कि पुरुष में नारी के गुण आ जाते हैं तो वह महात्मा बन जाता है, नारी में पुरुष के गुण आ जाते हैं तो वह उल्टा हो जाती है। प्रस्तुत कथन किस उपन्यास का है।
पुरुष में नारी के गुण आ जाते हैं तो वो महात्मा बन जाता है। ये बहुत बड़ी बात कही जा रही है। अगर कोई पुरुष है उसके अंदर थोड़ा बहुत स्त्री का गुण आ जाता है तो माना जाता है कि महात्मा बन गया, लेकिन नारी में पुरुष के गुण आ जाते हैं तो वो उल्टा बन जाती है। किस तरीके की बात की गई है और किस रचना से इसका संबंध है? ऑप्शन दिया गया सुनीता, गोदान, शेखर एक जीवनी, कर्मभूमि। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी है, गोदान से इसको लिया गया है। आप कहा किसी ने पात्र तो कहा हुआ, लेकिन कथन किसका? ये प्रेमचंद का है। इस चीज को आप ध्यान में रखें, मे भी ये मेहता द्वारा कहा गया हो। अगला जो प्रश्न यहाँ पर पूछा गया कि देवव्रत मास्टर किस उपन्यास का पात्र है? गोदान, झूठा सच, महिलांचल, तमस। देवव्रत किस उपन्यास का पात्र है जो कि देवव्रत मास्टर के नाम से जाना जाता है? सही जवाब है ऑप्शन डी, तमस उपन्यास से इनका संबंध है यहाँ पर। अगला प्रश्न है कि कोसी का घटवार कहानी किस पत्रिका में छपी थी? कोसी का घटवार शेखर जोशी की कहानी, और उसमें आप देखेंगे गोसाई और लक्ष्मा के प्रेम के बारे में बात की गई है। लेकिन यहाँ पर देखिए सवाल आपको नई दृष्टि देता है कि ये कहानी किस पत्रिका में छपी हुई थी। ऑप्शन दिया गया है कल्पना, संकेत, सारिका, मंच। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कल्पना नाम की जो पत्रिका थी उसमें कोसी का घटवार कहानी प्रकाशित हुई। अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि कल्पना पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी और उसके संपादक कौन थे। ये भी खूब परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कहाँ से प्रकाशित होती थी और इसके संपादक कौन थे। ठीक है, मैं बस छोटा छोटा लिख दूंगा, आप जान जाए कि जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कल्पना उस समय कहानियों को प्रोत्साहित करने में या फिर उनको जगह देने में काफी आगे थी। अगला प्रश्न अंधेर नगरी से रिलेटेड यहाँ पर सवाल है कि अंधेर नगरी के अंकों का सही क्रम क्या है? अंधेर नगरी पर हमने लाइन बाय लाइन आपसे चर्चा की हुई है, आप उस वीडियो को जरूर देखे होंगे। देखिए यहाँ पर दिया गया अंकों का सही क्रम, वाह्य प्रांत, शमशान, राजसभा, जंगल, बाजार, अरण्य। तो आप दिमाग में रखिए कि जो भी दृश्य है वो दृश्य किस क्रम के अनुसार है। ठीक है, इस चीज को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। अगर 6 दृश्य हैं तो सही जवाब इसका हो रहा है ऑप्शन बी, वाह्य प्रांत, बाजार, जंगल, राजसभा, अरण्य, फिर शमशान। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो गया? यहाँ पर सही जवाब हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया कि निम्न का सही सुमेलन है या फिर सुमेलित है। एक तरफ पात्र दिए गए हैं, दूसरी तरफ नाटकों का नाम, ककड़ी वाला, चंद्रकला, कर्मवीर, एक और द्रोणाचार्य। तो कौन सा किससे जुड़ा हुआ है हमें यहाँ पर बताना है। थोड़ा सा यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में ये हो गया, यहाँ पर कुछ पात्रों का नाम इधर होना चाहिए था। ठीक है ना, तो हम कर लेते हैं, आप अपने दिमाग में रख लीजिए। यहाँ पर थोड़ा सा घाल मेल हुआ है। ठीक है ना, तो देखिए ककड़ी वाला का संबंध किससे है? वो आपने पढ़ा होगा कि आगरा बाजार से। 1 का 3 हो गया। चंद्रकला का संबंध किससे है? चंद्रकला का संबंध है आपका सिंदूर की होली से। फिर इसके बाद आप देख रहे हैं कि कर्मवीर का संबंध किससे है? कर्मवीर का संबंध है बकरी से, और अरविंद का संबंध है एक और द्रोणाचार्य से। तो इस तरीके से इसका जो यहाँ पर कूट बन रहा है वो 3, 1, 2, 4, यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो गया? सही जवाब हो गया। ठीक, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हुआ है नामों को लिखने में, इधर उधर कई बार हो जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया कि सौंदर्य में रहस्य न हो तो वह एक खूबसूरत चौखटा है। प्रस्तुत पंक्ति किसकी है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह, मुक्तिबोध। सौंदर्य में रहस्य न हो तो वह एक खूबसूरत चौखटा है, किसका कथन है? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, मुक्तिबोध का यह कथन है। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं दलित आत्मकथाएं हैं? कौन सी रचनाएं दलित आत्मकथाएं? ऑप्शन दिया गया है अपने अपने पिंजरे, मेरी पत्नी और भेड़िया, मुड़ मुड़ कर देखता हूं, गर्दिश के दिन। तो दलित आत्मकथाएं कौन सी हैं? आपके दिमाग में आना शुरू हो गया कि हमने तो बहुत सारी दलित रचनाएं पढ़ी हैं, उसमें अपने अपने पिंजरे, मेरी पत्नी और भेड़िया, ये दोनों दलित आत्मकथाएं हैं। ठीक है, 1 और 2 ऑप्शन जो यहाँ पर हो रहा है, 1 और 2 यहाँ पर ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है ना। मुड़ मुड़ कर देखता हूं जो कि राजेंद्र यादव की है, तो ये तो आत्मकथा के अंतर्गत नहीं रहेगी। गर्दिश के दिन जो कि कमलेश्वर द्वारा लिखी गई है आत्मकथा, ये भी इसमें नहीं है। इसका जो सही जवाब होना चाहिए था वो 1 और 2 होना चाहिए। ठीक है ना, 1 और 2। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर अगर 2 होता तो ऑप्शन ये सही होता। ठीक है ना, इसको आप मतलब उसमें मानकर चलिए कि ऑप्शंस के आधार पर इसमें कोई नहीं मिल रहा है, लेकिन आगे के दृष्टिकोण से आप जरूर ध्यान रखें कि इस तरीके का प्रश्न आए तो आप कर पाएंगे। अपने अपने पिंजरे,
किसका है, या फिर मेरी पत्नी और भेड़िया किसकी आत्मकथाएं, वो सब आपके दिमाग में जरूर आना चाहिए। मोहनदास नेमिश्रा या फिर डॉक्टर धर्मवीर, इन लोगों का नाम आना चाहिए आपके दिमाग में, ठीक है ना। और मुड़ मुड़ कर देखता हूँ राजेंद्र यादव और गर्दिश के दिन कमलेश्वर की रचनाएं। ठीक, आगे बात करते हैं। आज का जो आखिरी प्रश्न है आपके सामने पूछा है कि अर्दली शब्द किस भाषा से है? पुर्तगाली, डच, अंग्रेजी, फ्रेंच। अर्दली शब्द, अर्दली खासतौर से आपने देखा होगा अधिकारियों के साथ या फिर राजाओं के दरबार में एक पद होता है, जिसको कि हम सामान्य तौर पे कह सकते हैं सेवक, या फिर चपरासी में भी इसको बोल सकते हैं। उसको अर्दली शब्द का प्रयोग किया जाता है। आपने संसद की कार्रवाइयों को देखा होगा, तो वहां पर एक पूरा देखते होंगे कि लगा होगा कि ड्रेस पहने हुए लोग रहते हैं, कुछ कुछ लाके रखते रहते हैं, वो अर्दली के ही कैटेगरी में है। सही जवाब है इसका ऑप्शन डी, ऑप्शन सी। अंग्रेजी शब्द का प्रयोग, अंग्रेजी शब्द से बना हुआ है अर्दली, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान में रखिए कि अंग्रेजी का है शब्द अर्दली। तो इस तरीके से हमने कुछ प्रश्नों पर चर्चा की, और वो ऐसे प्रश्न थे जिनका कि स्तर था। आपको इन प्रश्नों को देखकर अच्छा लगा होगा और आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन कर पाए होंगे कि यार जितने भी हम प्रैक्टिस सेट को हल करते हैं उसमें कुछ न कुछ नए प्रश्न दिखाई पड़ जाते हैं, और यही है प्रैक्टिस सेट और परीक्षाओं की खूबसूरती। आप लाख अच्छी तैयारी करके जाएं, लेकिन परीक्षा तो आपको साबित कर देती है कि गुरु तो मैं ही हूं। इसीलिए किसी ने लिखा परीक्षा गुरु। तो आप सभी के कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।